आज राजपुरा भाजपा द्वारा राजपुरा के वृद्धाश्रम में एक प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मकसद बुद्धिजीवियों को बुला के, यानी कि डॉक्टर्स, वकील, बिरादरी के मुखी, कई बिरादरियों के थे, महिलाएं, इन सब को भाजपा की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने का था। इसका आयोजन हल्का इंचार्ज राजपुरा जगदीश जग्गा ने किया और इसमें सुरजीत सिंह गढ़ी जो जिला पटियाला प्रधान हैं भाजपा के, वो भी शामिल हुए, और हरपाल सिंह भाजपा पंजाब के जो हैं जनरल सेक्रेटरी, वो उन्होंने भी इसमें शिरकत की। बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र सिंह जो भाजपा के पटियाला ज़िले के प्रभारी हैं, और वो स्पेशल तौर पे यहाँ पे लोगों को बताने के लिए उपलब्धियों की मौजूद थे। उन्होंने बड़े बखूबी खचाखच भरे इस हॉल को एड्रेस करते हुए मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया, और बाद में जगदीश जग्गा के घर के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, वहाँ प्रेस के सवालों के जवाब दिए और कई उपलब्धियाँ और भी गिनाई। भारत सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार ने 9 साल पूरे हुए। लेके जान रही भारत सरकार ने जून महीने का एक प्रोग्राम मिलिया, उस प्रोग्राम को तक 9 साल बेमिसाल साढ़े और जिले के महामंत्री सरदार लालजी चंदी अटाल साहब सारे साढ़े बहुत ही सत्कारयोग साढ़े हिंदुस्तान की शान डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जिहड़े की साबका मंत्री उत्तर प्रदेश उन्होंने आने के एक जोरदार तालियां नाल साढ़े बहुत ही सत्कारयोग मेरे बड़े भरा साढ़े जिले के प्रधान सरदार सुरजीत सिंह जी गढ़ी जी ते साढ़े बहुत ही सत्कारयोग जिले के महामंत्री लालजीत लाली जी ते मेरे बहुत ही सत्कारयोग सामने बैठे, मैं कह सकता, डॉक्टर साहब मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, ये अपने आप में एक बंदा अपने आप में एक संस्था है। सारे ही बुद्धिजीवी लोग भी आए हुए हैं आज सामने बैठे, मेरे सारे ही बहुत सत्कारयोग एडवोकेट साहब, मुखी साहब, व्यापार मंडल के प्रधान, अनाज मंडी के प्रधान, मेरिया भैन, मेरे भराओ, गज बज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। जय श्री राम। सब तो पहला मैं डॉक्टर साहब का इतने आने जी आया कहना, मैं एक गल कह सकता, मैं हिंदी चो लेक्चर दूंगा, मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है राजपुरा वालों की, सभी की, कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ राजपुरा में आए। डॉक्टर साहब, मैं राजपुरा के बारे में बताना चाहूंगा आपको। राजपुरा के जो लोग हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं, और यहाँ पे सिर्फ शांति पसंद करते हैं। ये में भी हम
हमने इस पार्टी के साथ है, उस पार्टी के साथ है, हमेशा ये देखते हैं भी राजपुरा को शांति कौन यहाँ रख सकता है और कौन यहाँ का विकास कर सकता है। मैं ये बैठे हैं, हमारे सीनियर वकील बैठे हैं आगे। एक मिनट लाली, एक सेकंड लाली जी, एक मिनट। ये जितने भी बैठे हैं हमारे एडवोकेट आए हुए हैं, बहुत सीनियर वकील हैं, सारे आके बैठे हैं, कोई एक्स प्रधान है, कोई ये सारे वरिष्ठ लोग हैं यहाँ के। और हमारे यहाँ पे 2017 में अकाली दल बीजेपी को 18,000 वोट पड़ी थी यहाँ पे, और अकाली दल बीजेपी इकट्ठे था, कोई बीजेपी का विरोध नहीं था। और 2017 में मैं यहाँ पे आजाद इलेक्शन लड़ा था, उसमें हमें लगभग 17,000 वोट पड़ी थी मेरे को। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आज तक जितने भी इलेक्शन लड़ा हूँ, मैंने सारे में 4 बार, मैं और मेरी वाइफ म्यूनसिपल काउंसिलर रहे हैं दोनों ही, और आजाद ही लड़े आज तक। अकाली दल में थे तो बीजेपी बंदा खड़ा कर देती थी, विदे इसको नहीं जीतने देते, पर लोगों का इन लोगों का इतना आशीर्वाद रहता था कि आजाद में ही दूसरी पार्टियों की जमानत जब्त करा देते। और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के हमने 2022 में हमने 33,000 वोट अकाली दल, पहले आप बताइए, अकाली दल बीजेपी ने 18,000 लोगों को वोट ली। और 2022 में जब मैं लड़ा, पहली बार मैं पार्टी से लड़ा हूँ बीजेपी से, रात को मतलब कि पार्टी जो है कि सुबह टिकट मिल गई, फिर भी इनके आशीर्वाद से लगभग 33,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ी, और अकाली दल अलग लड़ा, 15,000 वोट उनको पड़ी। मतलब कि 200 गुणा 200% वोट इनके आशीर्वाद से ज्यादा मिली है, और इसका आशीर्वाद है। लास्ट में मैं एक बार फिर आपका यहाँ स्वागत करता हूँ, और मैं थोड़ा सारे का खासतौर पर तुम सारे अज वध चढ़ के इतने आए हो, एक छोटे जे सदे से थोड़ा सारे का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। वायदे करके गए, आप कल्पना करिए, मोदी जी अम्बारीसर पहुंचे तो मोदी जी गंगा जल की सीसी लेकर के गए थे, और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाया। मोदी जी जब इंग्लैंड पहुंचे, मेरे सभी राजपुरा के बुद्धिजीवी मित्रों, आप जानते हो कि मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय मोदी जी को अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था, आप सबको पता है। लेकिन मोदी जी जब अमेरिका पहुंचे 2015 में, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो मोदी जी जहाज से उतर रहे थे और पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए खड़ा। आप लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा, मोदी जी ऊपर से आ रहे हैं, नीचे बराक ओबामा उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो खड़े थे, उनके बगल में विदेश मंत्री खड़ा था। मोदी जी को आते हुए देख करके जो अमेरिका का राष्ट्रपति अंग्रेजी के सिवा कोई दूसरी भाषा नहीं बोलते, वही बराक ओबामा मोदी जी के आते आते अंग्रेजी भूल गए और गुजराती बोलने लगे। मोदी जी से कहा केम छू, मोदी जी ने कहा मजा न छू करके हाथ मिलाया और आगे बढ़े। जैसे बगल में पहुंचे, उनका विदेश मंत्री खड़ा था, वो भी अंग्रेजी भूल गया, हिंदी बोलने लगा और हिंदी में कहा सबका साथ सबका विकास कह करके मोदी जी से हाथ मिलाया। मोदी जी आगे बढ़े, गीता भेंट किया। मेरे राजपुरा के वीर सपूतों, भुजाएं खिल रही थी, लग रहा था कि भारत माता का कोई सपूत अमेरिका की धरती पर पहुंच चुका है। और उसके बाद आपको याद होगा, अंग्रेज जब भारत से जाने लगे तो अंग्रेजों ने कहा था इंग्लैंड में कभी वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा, इंग्लैंड में कभी भारत माता का जयकारा नहीं लगेगा।
लोगों ने पूछा क्यों नहीं लगेगा, तो अंग्रेजों ने कहा कि भारत के लोगों ने वंदे मातरम गा गा करके और भारत माता का जयकारा लगा लगा के हम लोगों को बहुत पीटा है, इसलिए कभी यहां वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा, भारत माता का जयकारा नहीं लगेगा। लेकिन आपको याद है 2015 में नरेंद्र भाई मोदी जब इंग्लैंड पहुंचे तो पूरा इंग्लैंड वंदे मातरम गा रहा था और भारत माता का जयकारा गा रहा था। आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं भारत 2014 के पहले कैसा था और 2014 के बाद कैसा भारत हो गया। आप जानते हो सऊदीया, आपने सुना होगा, सऊदीया के दौरे पर नरेंद्र भाई मोदी पहुंचे। सऊदीया के बादशाह ने कहा मोदी जी मैं तो धन्य हो गया। आप जानते हो सऊदीया मुस्लिम राष्ट्र है। सऊदीया के बादशाह ने कहा मोदी जी मैं धन्य हो गया, आप हमारे सऊदीया आ गए। आगे क्या कहता बादशाह? सऊदीया का बादशाह कहता है मोदी जी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद हमारे सऊदीया में है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। आप लोगों ने भी टेलीविजन पर देखा होगा, सऊदीया की मस्जिद में जाते हैं, उसके बाद वहां के बादशाह आगे क्या कहते हैं? मोदी जी मैं चाहता हूं हमारी जितनी बड़ी मस्जिद है उतना बड़ा मंदिर बनाइए, मैं जमीन देने के लिए तैयार हूं। आपको पता है आपको घाटी में मंदिर बन गया, लोकार्पण हो गया। अरे मुस्लिम राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष कह रहा है आप मंदिर बनाइए, मैं आपके लिए जमीन देने के लिए तैयार हूं। प्रभाव किसको कहते हैं? प्रभुत्व किसको कहते हैं? वर्चस्व किसको कहते हैं? प्रतिभा किसको कहते हैं? सम्मान किसको कहते हैं? अगर आपको देखना है तो जरा दुनिया में निगाह डाल करके देखिए, आपको पता चलेगा। मेरे बुद्धिजीवी भाई और बहनों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आज से बहुत साल पहले 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला भाषण दिया था। दूसरा भाषण 13 सितंबर 1893 को दिया। तीसरा भाषण 15 सितंबर 1893 को दिया। चौथा भाषण 19 सितंबर 1893 को दिया। अंतिम भाषण स्वामी विवेकानंद ने 27 सितंबर 1893 को देकर के जब मंच के नीचे उतरे थे तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चल रही थी। लोग कह रहे थे कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कहीं की है तो भारत की है। मेरे बुद्धिजीवी भाई और बहनों, उसी शिकागो में 115 साल बाद नरेंद्र भाई मोदी जब पहुंचे तो उन्होंने सिद्ध करने का काम किया। जब ब्लैक बोर्ड पे लिखा सत्यमेव जयते तो दुनिया देखती रह गई। दुनिया के लोगों ने कहा उस समय मोदी जी ने दुनिया में एक बार फिर सिद्ध करने का काम किया कि दुनिया की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कहीं की है तो भारत की है। मेरे बुद्धिजीवी भाइयों, में ये बात आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो गए थे उनका भी नाम नरेंद्र था और इनका भी नाम नरेंद्र है। वो भी नरेंद्र थे और ये भी नरेंद्र थे। आप देखिए कैसे संयोग बनता है, उनका भी नाम नरेंद्र, इनका भी नाम नरेंद्र। आगे क्या स्थिति बनती है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। अभी बहुत हाल की बात करना चाहता हूं। G20 की मीटिंग में नरेंद्र भाई मोदी गए थे, आप सब लोगों ने देखा होगा। और नरेंद्र भाई मोदी जब वहां पहुंचे बीच की कुर्सी पर बैठे थे, बाइडेन की कुर्सी दूर लगी हुई थी। बाइडेन आते हैं, अपने कुर्सी से उठते हैं, अपने कदमों से चलते हुए मोदी के पास पहुंचते हैं और मोदी से गले मिलते हैं। कहते क्या है? मोदी जी अमेरिका आपकी तरफ देख रहा है, मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं और अमेरिका में मैं आपके लिए एक लंच की व्यवस्था करना चाहता हूं। और अमेरिका के मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? लोग कहते हैं राजनीतिक गुलामी बाद में आती है, आर्थिक गुलामी पहले आती है। कोई आदमी अगर आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाए तो हर आदमी उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर के कब्जा कर लेता है। भारत 1996-97 में भारत की क्या स्थिति थी?
मैं आपको केवल इस बात को बताना चाहता हूं, आर्थिक दृष्टि से भारत आज कहां पर खड़ा है। मेरे भाइयों और बहनों, बुद्धिजीवियों, अपने गूगल पर जाइए और पूछिए, हे गूगल बाबा, दुनिया के 5 अर्थव्यवस्थाओं में कौन कौन सा देश है? तो गूगल बाबा कहेंगे, आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन गया है, भारत एक समृद्धशाली राष्ट्र बन गया है। अब पूछो, हे गूगल बाबा, आज की तारीख में दुनिया में सबसे अच्छी जीडीपी कहां की है, ग्रोथ कर रही है कोरोना के बाद? तो गूगल बाबा कहेंगे भारत की है, जो भारत कर रहा है। आप पूछें, मेरी बात को सुन करके केवल बात मत मानिए, आप सबके पास स्मार्टफोन है, उस पर पूछिए और आपको पता चलेगा। आज की तारीख में 2014 से पहले और 2014 के बाद मोदी जी ने जब कहा मेड इन इंडिया, अब मेड इन जापान नहीं, मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंग्लैंड नहीं, मेड इन अमेरिका नहीं, मोदी जी ने कहा मेड इन इंडिया होगा, यानी सुई से लेकर तोड़ तक हम भारत में बनाएंगे। कहा नहीं, शुरू कर दिया। आपको पता है, अभी अभी भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात 750 अरब डॉलर का निर्यात करने वाला देश हमारा भारत। आपको पता है, पहले भारत में कुछ भी रक्षा उत्पाद खरीदना है तो दुनिया की तरफ देखना पड़ता था। अभी आज की तारीख में अब लड़ाकू विमान भी भारत के वैज्ञानिक बना रहे हैं, गोली भी बना रहे हैं, गोला भी बना रहे हैं। और आप सबको पता है, ब्रह्मोस हवा में मिसाइल से मार करने वाली ब्रह्मोस भी भारत में बन रही है, और इसके साथ साथ तेजस भारत में बन रहा है। और 15 अगस्त को जब नरेंद्र भाई मोदी लाल किले से तिरंगा लहरा रहे थे, तो जो पुष्प वर्षा करने वाला विमान था वो विदेशी नहीं था, वो भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया हुआ विमान। आपको जान करके खुशी होगी, 85 देशों में, 85 कंट्री में अब रक्षा उत्पाद जो भारत का है उसका निर्यात किया जा रहा है। अब भारत आयात नहीं कर रहा है, भारत निर्यात कर रहा है। 14 गुना ज्यादा निर्यात भारत का 2014 के बाद बढ़ गया। मेरे मित्रों, भारत तो खेलों का देश है। आप सब जानते हो, खिलौने जो भारत में बच्चे खिलौने खेलते थे वो भी चाइना से बनकर आता था, लेकिन मोदी ने कहा लोकल फॉर वोकल। मोदी ने कहा अब विदेशी खिलौने से भारत के बच्चे नहीं खेलेंगे, अब भारत के खिलौने से भारत के बच्चे खेलेंगे। मुझको बताते हुए खुशी हो रही, इतना खिलौना बच्चा बना, जो चाइना से खिलौना आता था वो पूरी तरीके से बंद होने लगा, और भारत के खिलौने अब दुनिया के अंदर जाने लगे। 323 अरब डॉलर केवल खिलौने के माध्यम से दुनिया के अंदर कैसी स्थिति बन रही है, लोकल फॉर वोकल पर। मोदी जी ने कहा, आप सबने देखा होगा, कोरोना आ गया, लोगों ने कहा कौन टीका बनाएगा? लोगों ने कहा अमेरिका टीका बनाएगा, जापान बनाएगा, जर्मनी बनाएगा, रसिया बनाएगा। अरे पूरी दुनिया देखती रही। मेरे राजपुरा के वीर सपूतों, टीका तो भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2-2 स्वदेशी टीका सबसे पहले भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया। आज सब राजपुरा में आप आए हैं, ये हम क्या समझें, ये इलेक्शन की शुरुआत है, 24 का बिगुला क्या है? देखिए, बड़ी बात है कि आज़ादी से लेकर के अभी तक की पहली सरकार ऐसी सरकार है जो जनता के बीच में अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके जा रही है। हमने क्या किया ये जनता को बताने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। मोदी जी के सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। 9 साल में भारत की दिशा और दशा पूरी तरीके से बदली है। भारत का सम्मान बढ़ा है, आर्थिक दृष्टि से भारत बहुत मजबूत हुआ है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो मूल मंत्र मोदी जी ने दिया था, उसी आधार पर काम करते हुए भारत का चतुर्दिक विकास हो रहा है। उसको लेकर के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। उस महासंपर्क अभियान में देश भर में 144 क्लस्टर बनाए गए हैं। 543 लोकसभा को लेकर के हम सब लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और उसी के लिए आज पटियाला लोकसभा के इस विधानसभा में राजपुरा में कार्यक्रम था, बुद्धिजीवियों के बीच में कार्यक्रम था। मैं अपने अध्यक्ष जी को और अपने जगदीश जी को, दोनों लोगों को बधाई देना चाहता हूं। एक अद्भुत और दिव्य कार्यक्रम था।
मुझको खुशी है आप सब लोगों से बातचीत करते हुए कि देश में जिस तरीके का विकास मोदी जी ने किया है, उस विकास की एक नई गाथा भारत में तैयार हो रही है। भारत के चारों तरफ भारतमाला बन रहा है, एक तरफ सागरमाला बन रहा है। रोड की दृष्टि से अब लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं कि दुनिया में अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसा रोड अगर देखना है तो आप भारत में देख सकते हैं। 9 साल में 1,55,240 किलोमीटर रोड बना करके कीर्तिमान स्थापित किया है। 2014 से पहले 8 किलोमीटर रोड प्रतिदिन बनती थी, आज 40 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रही है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, उस नारे के आधार पर अभी लोकल फॉर वोकल के दृष्टि से भारत आज अब दुनिया के अंदर निर्यात के मामले में नंबर 1 का देश होता जा रहा है। तो आर्थिक दृष्टि से भारत बहुत मजबूत हो रहा है। 5वें नंबर की इकोनॉमी भारत दुनिया के अंदर बन गया है। ब्रिटेन को पिछाड़ करके अब भारत उस स्थान पर पहुंच गया है। तो मुझको लगता है कि आर्थिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, सभी दृष्टि से भारत बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज मैं यहाँ पर आया था। बुद्धिजीवियों के बीच में संवाद हुआ है और मोदी जी के घर पर बैठे हुए हैं। हमको लगता है कि जिस तरीके का आश्वासन और उत्साह और उमंग लोगों के अंदर दिखाई पड़ा है, उससे प्रतीत होता है कि 2014 का रिकॉर्ड 2019 में टूटा, अब 2019 का रिकॉर्ड 2024 में टूटेगा और फिर से नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, हम लोग अभी 9 साल की उपलब्धियां लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और बाकी जो आप प्रश्न कर रहे हैं, ये सब हमारे बड़े नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व इस पर तय करता है। उन लोगों का जैसी इच्छा होगी, हम लोग कार्यकर्ता के नाते पूरे देश में इस 9 साल की उपलब्धियां लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। सर, भाजपा की तरफ से भी फ्री को थोड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे वो गेहूँ फ्री बांट रहे हैं। देखिए, जिनको अगर किसी गरीब आदमी के पास घर नहीं है तो एक लोक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसको घर पक्का मिले। अगर किसी के घर में बिजली नहीं है तो उसके घर तक मुफ्त में बिजली पहुंचाई जाए। गरीब आदमी को घर में सुविधाएं प्राप्त करने के लिए बैंक में खाता नहीं, मुफ्त में खाता खुले, ये फ्री नहीं है। ये गरीब आदमी के कल्याण के लिए समर्पित सरकार का अभियान है। इसलिए मोदी जी ने पहली बार शपथ लेते ही कहा था, हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी और इसलिए गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। ये वोट बैंक के लिए काम नहीं कर रहे हैं, गरीबों के जीवन में भी हर तरीके की सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और हम वो सब काम कर रहे हैं। गरीबों को बीमारी से निजात मिलनी चाहिए, गरीबों को इलाज मिलना चाहिए। गरीब आदमी का इलाज कैसे होगा? तो आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का बीमा देकर के गरीबों को एक बहुत बड़ी राहत दी गई। इसको आप फ्री नहीं कहते, हम इसको हम कहते हैं कि गरीबों के कल्याण के लिए उनके जीवन में भी परिवर्तन आए, इसके लिए मोदी सरकार समर्पित है। इसके लिए हम इस बार कैसे देखते, बड़ा धूमधड़ाके से इकट्ठा हो रहा है? देखिए, ये जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनके सबके चरित्र को पूरा भारत जान चुका है। पहले भी इकट्ठे हुए थे, बुरी तरीके से पराजित हुए थे और ये जितने इकट्ठे होते जाएंगे उतनी मोदी जी की जीत बढ़ती चली जाएगी और 2024 में इनके सब के जमानत जब्त होगी और मोदी जी फिर से भारत। डॉक्टर सिंह, कितनी सीट आप लोकसभा में 24 में देखिए, एक्सपेक्ट अभी करते एक हैं? सर्वे आया, मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो सर्वे भी कह रहा है कि लगभग 344 सीटें तक, 329 से 344 सीटें तक बता रहे हैं। हम सब लोगों को भी उम्मीद है कि 350 सीटें कम से कम। पंजाब की बात करें, पंजाब में आपका बीजेपी का यानी कि किससे ज़्यादा मुकाबला रहेगा? नंबर 2 पे कौन सा? अकाली दल है, आप है, कांग्रेस है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पर आगे लोगों के बीच में जाएगी और हमको लगता है कि आने लोकसभा के चुनाव में पंजाब में भी हमको बहुत सीटें यहाँ पर मिलेंगी। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी। कितनी सीटें एक्सपेक्ट करते देखिए, हैं? हमको लगता है कि कम से कम 7 से 8 सीटें हम लोग यहाँ पर जीतेंगे। पंजाब में हालात क्या रहे इसके बारे में क्या कहना है? तो मैंने आपको बताया कि पंजाब में जिस तरीके की अराजकता है और चारों तरफ से यहाँ पर जंगल राज कायम हो रहा है, उसको लेकर के लोगों में बहुत भय व्याप्त हो गया है और हर कोई चाहता है। अभी बहुत जगह जगह मैं जा रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि भैया हमको गुजरात मॉडल चाहिए, हमको यूपी मॉडल चाहिए, हमारा पंजाब भी अच्छा हो जाए। तो जनता जनार्दन जाग रही है और इसलिए हर कोई भारतीय जनता पार्टी को चाहता है। डॉक्टर सिंह, कर्नाटक की हार को आप कैसे देखते हैं? एंटी इनकम्बेंसी या कुछ और? भारतीय जनता पार्टी कहती है हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, ना हम हारते हैं ना जीतते हैं।
हम लोग हारते हैं तो सीखते हैं और इसलिए आगे बढ़ते हैं।